क्या कोई छोटे बच्चे और युवतियों को अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद उनकी बेरहमी से हत्या करके उनके मांस को कच्चा या पकाकर खा सकता है? क्या कोई आदमी आदमखोर नर पिशाच बन के घोर कलयुग का एहसास दुनिया को अभी से करा सकता है? 2006 में नोएडा के निठारी से नरकंकाल मिलने का सिलसिला शुरू होता है और दुनिया के सामने एक वारदात उजागर होती है दो ऐसे नर पिशाच की, जिनकी वजह से कई बच्चों ने छोटी उम्र में ही बड़ी बेरहमी से अपनी जान गंवाई थी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दो बड़े ही आदमखोर की वारदात से आज आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आइए, क्राइम की दुनिया में आपका स्वागत है। तारीख 7 मई 2006 को नोएडा में आए सेक्टर 20 के थाने में नंदलाल नाम का व्यक्ति अपनी बेटी पायल के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पायल के पिता का कहना था कि उत्तर प्रदेश नोएडा के निठारी गांव के पास सेक्टर 31 कोठी D5 में रहने वाले मोनिंदर सिंह पंडेर ने मेरी बेटी पायल को नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था और उसके बाद पायल वापस कर ही नहीं लौटी। लेकिन पुलिस इस बात पर खास ध्यान नहीं देती। पायल के पिता नंदलाल को पायल को कोठी तक छोड़ने वाले रिक्शा चालक ने बात बताई थी। रिक्शा वाले का कहना था कि पायल के कहने पर वो बताए गए स्थल पर उसे छोड़ने जाता है और वो कोठी पंडेर की थी। लेकिन पायल ने वहां उतरकर रिक्शे वाले से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं वापस आकर पैसा देती हूँ। लेकिन काफ़ी देर के बाद भी वह वापस नहीं आई तो रिक्शा वाला पैसे लेने के लिए कोठी का दरवाज़ा खटखटाता है तो वहां का नौकर सुरेंद्र कोली बाहर आकर बताता है कि पायल तो काफ़ी देर पहले ही जा चुकी है। यह सुनकर रिक्शे वाले को कुछ शक होता है तो वो सब बातें पायल के घर तक पहुँचाता है। इस तरह पहली बार मामला पुलिस के दरवाजे तक पहुंचता है। अब पुलिस थोड़ी जांच शुरू करती है तो पता चलता है कि पायल के पास एक मोबाइल फ़ोन था और वो घटना के बाद से स्विच ऑफ बोल रहा था। तो पुलिस उस नंबर की कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल के जरिए पुलिस को मुंबई से लेकर तमाम जगहों के नंबर मिलते हैं और उन नंबरों की जाँच की तो बहुत अहम सुराग मिलते हैं। अब इस सबूत के आधार पर 29 दिसंबर 2006 को निठारी में पंडेर की कोठी पर पुलिस छापा मारती है। तब निठारी के दो नर पिशाच का जो काला सच सबके सामने आता है तो दिल्ली सहित पूरे भारत और विश्व में निठारी गांव रातों रात चर्चा में आ जाता है। कोली और पंडेर को गिरफ्तार करके जब पुलिस सख्ती से दोनों की पूछताछ करती है तो पता चला कि पायल के साथ बलात्कार किया गया था। बाद में हत्या करके लाश के टुकड़े कर पास के नाले में लाश को फेंक दिया था। दोनों की बताई गई जगह पर और नाले के आसपास पुलिस जांच करती है तो एक वारदात के साथ साथ बहुत सारी वारदातें सामने आती हैं। नाली और उसके आसपास के विस्तार से बड़ी मात्रा में मानव कंकाल का ढेर पुलिस को बरामद होता है। 29 दिसंबर 2006 की इस जांच में पुलिस को पंडेर की कोठी के पीछे वाले नाले में से 19 बच्चे और महिलाओं का कंकाल मिलते हैं और रातों रात ये मामला हाई प्रोफाइल मोड ले लेता है। दोस्तों यहाँ इस वारदात को आगे जानने से पहले आइए सुरेंद्र कोली और पंडेर के बारे में डिटेल से जानते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के गांव मगरू खाल में 1970 में सुरेंद्र कोली का जन्म हुआ था। सुरेंद्र कोली का सुरिंदर कोली, सुभाष कोली और सतीश भी नाम था। वो अपने गांव मगरू खाल में स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए मोहताज था। वो बहुत ही गरीबी में गुजारा कर रहा था और गांव में बकरियों की देखरेख कर अपनी आजीविका निभा रहा था। यहाँ वो अपनी मां कुंती देवी और पत्नी शांति देवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। सन 2000 की साल में कोली के जीवन में अहम मोड़ आता है। एक बार उसकी मुलाकात दिल्ली में रहने वाले एक ब्रिगेडियर से होती है और कोली स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए मोहताज था। ये जानकर ब्रिगेडियर उसे दिल्ली में अपने घर नौकरी पर रख लेते हैं। ब्रिगेडियर के वहाँ कोली खाना पकाने का और साफ सफाई का काम करता था। उस वक्त ना तो उसकी दानत बच्चों के साथ अभद्र थी और ना ही उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था। यहाँ सुरेंद्र यानी कि सुरिंदर उर्फे सुभाष उर्फे सतीश काफ़ी मेहनत से काम करता था, लेकिन शायद सुरिंदर कोली का काल उसे क्राइम के खिलाफ ले जाना चाहता हो, ऐसा मोड़ यहाँ आता है। यहाँ एक बार किसी परिचित के यहाँ 2003 में मोनिंदर सिंह पंडेर नाम का व्यक्ति कोली के हाथ खाना खाता है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है तो वो सुरेंद्र कोली को
अपने यहाँ काम करने के लिए आने का पूछता है। उसी दौरान ब्रिगेडियर को भी दिल्ली से बाहर जाने का होता है और कोहली दिल्ली या उसके आसपास के इलाके में रहकर ही काम करना चाहता था, तो वो पंढेर साहब की ऑफर को स्वीकार करता है और वो अब मोनिंदर सिंह पंढेर की नोएडा सेक्टर 31 में आई हुई D5 कोठी पर आ जाता है और बाद में अपनी पत्नी शांति देवी को भी पंढेर के कहने पर बुला लेता है। यहाँ पंढेर की पत्नी भी नोएडा रहती थी, लेकिन 2004 में पंढेर के परिवार को अचानक नोएडा से पंजाब जाने का होता है, तो कोहली भी अपनी पत्नी को मगरू खाल भेज देता है। अब पंढेर और कोहली दोनों ही इस कोठी में साथ रहते थे। धीरे धीरे उसी दौरान कोहली नेक्रोफिलिया नामक मानसिक बीमारी से ग्रसित हो जाता है, जिसकी वजह से सुरेंद्र कोहली को बच्चों के प्रति आकर्षण होने लगता है। ये तो हुई सुरेंद्र कोहली की जानकारी। अब आइए दोस्तों मोनिंदर सिंह पंढेर के बारे में जानते हैं। कई सारे बच्चों की नृशंस हत्याओं के जिम्मेदार नरपिशाच मोनिंदर सिंह पंढेर पर बच्चों के यौन शोषण करके उनकी हत्या करने का आरोप लगा था। नौकर सुरेंद्र कोहली जिन बच्चों को बहला फुसला कर लाता था, उनके साथ दुष्कर्म करने के बाद गला घोंटकर हत्या करने के साथ साथ शव के टुकड़े करके शरीर के कुछ हिस्से को खाने का और कुछ हिस्से को कोठी के पीछे या सामने नाले में बहाने में नौकर के साथ जिस मालिक का भी नाम सामने आता है, उसका नाम था मोनिंदर सिंह पंढेर। मोनिंदर सिंह पंढेर मूल रूप से चंडीगढ़ का रहने वाला था और जानकारी के मुताबिक उसने IAS की तैयारी भी की थी और रिटन एग्ज़ाम निकालने के इंटरव्यू भी दिया था। मोनिंदर सिंह पंढेर के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। JCB मशीनों की सप्लाई करने वाली एक कंपनी में बतौर सीनियर अधिकारी के रूप में भी काम करता था। शहर के रईसजादों में भी उसकी गिनती होती थी। घर परिवार चंडीगढ़ में था और उसकी कंपनी नोएडा में थी, तो वर्ष 2005 में वो अपना रहने का ठिकाना नोएडा में करने के लिए सेक्टर 31 D5 नंबर की कोठी खरीद लेता है। यहाँ वो बच्चों के खून से लथपथ और इंसानी मांस के गंध से पूरी कोठी को रंगने वाला था। पंढेर को ट्रांसपोर्ट साम्राज्य विरासत में मिला था और वह विलासिता का जीवन जीता था। पंढेर एक महिला प्रेमी और बाल प्रेमी था और कई सारे जघन्य अपराधों में शामिल था। नौकर कोहली के साथ साथ मोनिंदर भी मानव मांस खाने का शौकीन था। उसकी पत्नी का नाम देविंदर कौर और पुत्र का नाम करणदीप सिंह है। यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके लग्जरियस लाइफ जीने वाला ये आदमी बड़ा आदमखोर निकलेगा या तो अंदर से इतना हैवान होगा, ये किसको पता था। मोनिंदर सिंह पंढेर एक अय्याश तबीयत का आदमी था, तो आए दिन उसकी कोठी पर कॉल गर्ल्स का आना जाना रहता था। ज़्यादातर वो बिजनेस के कार्य हेतु बाहर ही रहता था, तो तब उसकी कोठी पर रहने वाला सुरेंद्र कोहली मालिक की तरह ही रहता था और बड़े अय्याशी से मालिक रहम राय से वो भी जीता था। अब दोस्तों शुरू होती है इतनी सारी खौफनाक वारदातों से पर्दा उठने की शुरुआत। पूरे देश और दुनिया में नोएडा सेक्टर 31 निठारी कोठी D5 चर्चा का मामला बन गया था। हर कोई इतने सारे नलकंकाल के ढेर को देखकर आग बबूले हो गए थे। देश दुनिया की मीडिया में हर वक्त यही खबरें सुर्खियां बनकर छा रहती थी। अब पुलिस ने जब छापा मारा तब पंढेर की कोठी से शराब की कई सारी बोतलें, आपत्तिजनक तस्वीरें, पायल और अन्य बच्चों के कपड़े तथा पायल का मोबाइल फोन पुलिस को हाथ लगता है। पुलिस के सामने ये बात भी आती है कि पायल के पहले यहाँ काम करने आती थी वो महिला भी कई दिनों से गायब है और इस कोठी के पास स्थित पानी की एक टंकी के पास में कई सारे बच्चे अचानक ही गायब हो जाते थे। यहाँ खास जानने लायक बात यह है कि जितने भी बच्चे गायब हुए थे वो सभी सिर्फ गरीब और आम परिवार से आने वाले ही बच्चे थे। जब जब बच्चे गायब हुए थे तब गाँव वालों को यही लगा था कि टंकी के पास भूत रहता है और वही इतने सारे बच्चों को निगल गया होगा, लेकिन किसी को कभी भी कोठी पर शक नहीं हुआ था। गुमशुदा बच्चों की रिपोर्ट भी पुलिस में दर्ज होती थी, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों के ही गुम होने की रिपोर्ट आई थी। तो पुलिस अपनी तरफ से अनुमान लगाती है कि बच्चों की उम्र माँ बाप ने जानबूझकर कम बताई है और वो बड़े ही होंगे और किसी के साथ भाग गए होंगे। ऐसा सोचकर पुलिस इतनी सारी रिपोर्ट के बाद भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती है वैसे वैसे मामला रहस्यमय बनता जाता है और ये सब देखकर जनता भी हैरत और आक्रोश में आ जाती है
और जल्द से जल्द निठारी कांड के आरोपियों को ढूंढकर फांसी देने की मांग तेज होने लगती है। दिन पर दिन होने के बाद एक केस अब हाई प्रोफाइल रूप धारण कर लेता है तो सीबीआई जांच के आदेश आते हैं। अब 10 जनवरी को सीबीआई अपने हाथ पर एक केस लेती है और 11 जनवरी 2007 से सीबीआई निठारी कांड की वारदातों पर जांच शुरू करती है। सीबीआई के सामने सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर का नाम इन सब वारदातों में शामिल होने की बात आती है। यहाँ पंढेर की नौकरानी माया का भी महिलाओं को बहला फुसला कर घर ले आने का संदेश सामने आता है तो उसे भी हिरासत में लिया जाता है। यहाँ पर यह वारदात की घटनाओं को और मुकदमे को क्रमिक देखने पर सामने आता है कि 29 दिसंबर 2006 को जब मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद 30 दिसंबर को नाले में से और भी बच्चों के कई सारे कंकाल मिलते हैं। ये सब देखकर कानून प्रक्रिया अचानक एक्शन में आ जाती है और 31 दिसंबर 2006 को तत्कालीन प्रभाव से 2 बीट कांस्टेबल को फर्ज पर से निलंबित किया जाता है। 1 जनवरी 2007 को हत्याओं को लेकर ग्रामीणों का पुलिस के साथ संघर्ष होता है। सैकड़ों स्थानीय निवासियों का आरोप था कि छोटे बच्चों की हत्याओं के पीछे पंढेर और कोली का हाथ है और वो दोनों कोई बड़ी व्यक्ति की रहम नजर से शरीर के अंगों का व्यापार करते हैं और D6 कोठी में रहने वाले डॉक्टर नवीन चौधरी भी इसमें शामिल हैं। क्या कि कुछ साल पहले डॉक्टर चौधरी कथित किडनी रैकेट के मामले में पुलिस के संदेह में रह चुके थे, तो पुलिस डॉक्टर नवीन चौधरी के यहाँ भी तलाशी लेती है, पर कोई सबूत न मिलने पर डॉक्टर चौधरी को क्लीन चिट मिल जाती है और इसी दौरान पुलिस पंढेर के परिजनों से भी पूछताछ करती है। 5 जनवरी को यूपी पुलिस अभियुक्तों को व्यापक नार्को परीक्षण के लिए गांधीनगर गुजरात में लाती है। 10 जनवरी को जब सीबीआई मामला संभालती है, उसके बाद 11 जनवरी 2007 को सीबीआई का पहला दल जब निठारी पहुंचता है तो उनको पंढेर की कोठी के निकट से 30 और हड्डियां बरामद होती है। 12 जनवरी को सीबीआई दोनों अभियुक्तों की पूछताछ करती है और बाद में 20 जनवरी को यूपी सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इसकी रिपोर्ट दाखिल करती है। 8 फरवरी को विशेष सीबीआई की अदालत में दोनों आरोपियों को 14 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजने का फैसला आता है। 28 फरवरी 2007 और 1 मार्च 2008 के 2 दिन की पूछताछ में सुरेंद्र कोली का SCMM दिल्ली में वीडियोग्राफी के साथ इकबालिया बयान दर्ज किया जाता है। अब तक की जांच में निठारी कांड केस में दोनों अपराधी पर 19 केस दर्ज हो चुके थे। पहले 31 बच्चों के हत्या का आरोप दोनों पर लगाया था, लेकिन जांच के दौरान सिर्फ 19 लोगों की हत्या, अपहरण, यौन शोषण, बलात्कार और सबूत मिटाने की वारदातें ही सामने आती है। इनमें 10 लड़कियां शामिल होने की बात सामने आई थी, लेकिन इनमें से कुछ के DNA सैंपल मैच नहीं हुए और कुछ मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं। मानव तस्करी का आरोप भी दोनों पर लगता है। तहकीकात के दौरान इन जघन्य वारदातों को अंजाम देने में जिसकी अहम भूमिका थी वो सुरेंद्र कोली बताता है कि कोठी से गुजरने वाले बच्चों को वो बहला फुसला कर कोठी पर ले आता था और उनके साथ कुकर्म करके उसकी हत्या कर देता था। कई बार तो कोली पीड़ितों के टांग भी काट देता था, उनके बाजू और सीने का पीस भी खाता था। वो इतना हैवानियत पर उतर आया था कि कभी कभी तो जिंदा बच्चों के शरीर को कोई एक जगह से काटकर उनकी चीखें सुनता था और उनके सामने ही वो मांस को कच्चा या उबालकर खाता था। कई बार तो दोनों हैवान लाश के साथ भी दुष्कर्म करते थे और बाद में उस लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर देते थे। कटे हुए टुकड़ों में से कुछ टुकड़ों को किचन में पकाकर खाते थे और शेष बचे टुकड़ों को पॉलीथीन की बैग में भर देते थे। बाद में वह पॉलीथीन की बोरियों को जमीन में गहरा से गाड़ देते थे या तो नाले में बहा देते थे। कई सारी खोपड़ी व हड्डियां बरामद हुई थी, पर एक भी सब पूरा नहीं मिला था। पॉलीथीन की बोरियों में छोटे छोटे बच्चों के कई टुकड़े में कटे हुए अंग और हड्डियों का ढेर ही सामने आया था। कोली अपने बयान में यह भी बताता है कि मालिक अपने कोठी पर जब कॉल गर्ल को बुलाते थे और उसके साथ समय बिताते थे, उस दौरान मैं छुपकर वो देखता था और बाद में मेरे तन की आग बुझाने के लिए मैं कॉल गर्ल्स के पास जाता था। वो कॉल गर्ल्स मेरी शारीरिक कमजोरी का मजाक उड़ाती थी और इस बात पर मुझे बहुत ही गुस्सा आता था। फिर मेरी पर वो हैवानियत सवार हो जाती थी और बाद में मैं उस कॉल गर्ल्स
और अपनी शारीरिक कमजोरी का गुस्सा किसी तरह संतुष्ट करना चाहता था, जिसके लिए मैं ऐसे मासूम बच्चों पर हैवानियत की सारी हदें पार कर देता था। अब बात करते हैं दोनों पर कब, कैसा और क्या क्या मुकदमा चलता है। 22 मई को सीबीआई गाजियाबाद अदालत में पहला आरोप पत्र दाखिल करती है, जिसमें मालिक पंढेर पर हल्के आरोप लगाए जाते हैं और नौकर सुरेंद्र पर बलात्कार, अपहरण और हत्या के आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज होता है। यहाँ पर दोनों के खिलाफ कुल 19 केस दर्ज होते हैं। अब 2008 में क्या क्या मोड़ आते हैं वो देखने पर पता चलता है कि 1 मई 2008 को इस हत्याकांड में अपने 3 मासूमों को खोने वाले 3 पीड़ितों के पिता मुख्य अभियुक्त पंढेर को हत्या और अपहरण के आरोपों से मुक्त करने पर अदालत में सीबीआई के खिलाफ रिपोर्ट करते हैं। 11 मई को गाजियाबाद अदालत सीबीआई को पंढेर की इस वारदात में क्या भूमिका है वो जांच करने के आदेश देती है। 6 सितंबर 2008 को इस हत्याकांड का शिकार होने वाली एक लड़की पिंकी सरकार के पिता जतिन सरकार का पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद जिले की एक नदी से शव बरामद होता है। 1 नवंबर को एक पीड़ित के रिश्तेदार के आरोपों की वजह से उच्चतम न्यायालय सीबीआई को नोटिस भेजती है कि आप पंढेर को बचाने का प्रयास कर रहे हो। 13 दिसंबर को गाजियाबाद विशेष सीबीआई टीम पंढेर के खिलाफ ये आरोप तय करती है कि पंढेर ने 2 किशोरियों पर बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी है। अब इस केस में बहुत सारे मोड़, तथ्य और चुकादे आ चुके थे। अब 2009 का साल भी आ जाता है और 12 फरवरी 2009 को विशेष सीबीआई के न्यायाधीश मोनिंदर सिंह संपूर्ण सिंह पंढेर और सुरेंद्र शंकर राम कोहली को बलात्कार व हत्या के मामलों में दोषी ठहराते हैं। 13 फरवरी को निठारी में कोठी पर हुई सिलसिलेवार 19 हत्याओं में से एक पीड़ित 14 वर्षीय रिम्पा हलदार के साथ रेप और हत्या के लिए विशेष अदालत दोनों आरोपियों को मौत की सजा सुनाती है। बाद में 11 सितंबर 2009 को इलाहाबाद हाईकोर्ट पंढेर को सुनाई गई मौत की सजा को दरकिनार करती है और उसे बरी किया जाता है। यह हलदार मामले में सुप्रीम कोर्ट कोहली की मौत की सजा को बरकरार रखती है। 4 मई को आरती प्रसाद की हत्या के आरोप में कोहली को दोषी माना जाता है और 12 मई को कोहली को दूसरी बार मौत की सजा सुनाती है। 28 सितंबर को मजदूर पप्पू लाल की 8 वर्षीय लड़की रचना लाल की हत्या के जुर्म में कोहली को तीसरी बार मौत की सजा सुनाई जाती है। बाद में 22 दिसंबर को फिर से चौथी बार कोहली को मौत की सजा मिलती है। अब 7 जनवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट कोहली की मौत की सजा पर रोक लगा देती है। चलो दोस्तों, अब जानते हैं 2014 की साल में क्या क्या होता है। 20 जुलाई को सुरेंद्र कोहली की दया याचिका को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी खारिज कर देते हैं। 8 सितंबर को रात के 1 बजे कोर्ट कोहली की फांसी पर रोक लगा देती है। कोहली को उसी दिन सजा होनी थी। शीर्ष अदालत के एक अधिकारी यहाँ पर बताते हैं कि इस संबंध में याचिका का उल्लेख आधी रात के बाद पीठ के समक्ष किया गया और आदेश 1:40 पर पारित किया गया है। आदेश की सभी सूचना संबंधित जेल अधिकारियों को दे दी गई थी। कोहली को 12 सितंबर के दिन मेरठ जेल में फांसी देने का तय हुआ था और वहां उसे उच्च सुरक्षा वाले बैरक में रखा गया था। लेकिन 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट कोहली की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल देती है और 12 सितंबर को उच्चतम न्यायालय कोहली की फांसी पर अंतरिम रोक लगा देती है। 28 अक्टूबर को 3 जजों की बेंच में मौत की सजा की समीक्षा याचिका होती है, जिसमें कोहली की वकील इंदिरा जैसी से 5 बुलेट बिंदुओं वाला एक दस्तावेज जमा करने को कहा जाता है। और 29 अक्टूबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश HL दत्त की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ मौत की सजा में समीक्षा याचिका को अदालत ने अपने फैसले में कोई गलती नहीं की है ऐसा कहकर खारिज कर देती है। 29 जनवरी 2015 को मुख्य न्यायाधीश DY की एक खंडपीठ चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PKS बघेल कोहली की मौत की सजा को क्रियान्वयन पर रोक लगाते हैं और कहते हैं कि उसकी दया याचिका पर निर्णय लेने में अत्यधिक देरी को देखते हुए यह असंवैधानिक हो जाएगा। अब 2017 की साल आ चुकी थी और 22 जुलाई 2017 को
सीबीआई अदालत दोनों को दोषी ठहराती है और 24 जुलाई को दोनों आरोपियों को 20 वर्षीय पिंकी सरकार की हत्या और बलात्कार के प्रयास में गुनहगार ठहराती है। दोनों के खिलाफ हत्या के जो 16 मामले दर्ज हुए थे उनमें से 8वां मामला था। अब तक निठारी कांड में सीबीआई ने 16 मामले दर्ज किए थे, जिनमें सुरेंद्र कोहली को 14 मामलों में फांसी की सजा मिली थी और मोनिंदर सिंह के खिलाफ 6 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से 4 में वह पहले से ही बरी हो चुका था और 2 मामलों में फांसी की सजा होती है। 30 जून 2006 को गाजियाबाद की डासना जेल में कोहली को भेजा गया था और पंढेर को 2 मार्च 2007 को डासना जेल भेजा जाता है। बाद में 27 सितंबर 2014 को पंढेर को जमानत मिलती है और फिर 23 जुलाई 2017 को 2 बार पंढेर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 4 जून 2023 को नोएडा के लुक्सर जिला कारागार में पंढेर को शिफ्ट किया जाता है। सीबीआई ने अब तक 46 गवाहों को पेश करके बयान दर्ज किए थे और बचाव पक्ष ने महज 3 गवाह ही पेश किए थे। यहाँ दोस्तों एक बात का जिक्र करना खास जरूरी है कि सीबीआई की विशेष अदालत जब फांसी की सजा सुनाती है तब जस्टिस एस लान टिप्पणी करते हुए ये कहते हैं कि दोषी के मन में हमेशा यही भावना बनी रहती है कि किसको मारूं, काटूं या खाऊं, और वह इन परिस्थितियों में समाज के लिए खतरा बन चुका है। आरोपी के सुधार या पुनर्वास की गुंजाइश कोई मायने नहीं रखती है। मृतका की आत्मा को तभी शांति मिल सकती है जब अभियुक्त को मृत्यु दंड से ही दंडित किया जाए। जस्टिस ने तो यहाँ तक कह दिया कि अभियुक्त को गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए कि जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। दोस्तों जिस अपराधियों पर खुद जस्टिस ने ये टिप्पणी की थी उन्हें 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट संगीन इल्जामों से बरी कर देती है। अपनी सफाई में अदालत ये कहती है कि वारदात सामने आई थी तब सीबीआई दोनों पर आरोप लगाती है और बाद में सारे आरोप सिर्फ नौकर पर ही लगाती है। साथ में ये भी कहती है कि यहाँ D5 और D6 कोठी नाले के पास में ही थे और एक भी कंकाल पंढेर की कोठी के वहाँ से नहीं मिले थे और सभी शवों के धड़ गायब थे। तो ये मामला अंगों की तस्करी का भी हो सकता है और अंगों को ऐसे कोई अनुभवी डॉक्टर ही काट सकता है। दोनों आरोपियों ने अपनी फांसी की सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आरोपियों ने ये कहा था कि इन घटनाओं का कोई चश्मदीद मौजूद नहीं है, उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर ही सजा सुनाई गई है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र और जस्टिस HHA रिजवी की बेंच दोनों को इन केसों में बरी कर देती है। कोठी में कत्ल होने वाले पीड़ितों के नाम थे रचना, रिम्पा हलदार, बीना, पायल, ज्योति, हर्ष, निशा, पुष्पा, विश्वास, सत्येंद्र उर्फ मैक्स, दीपाली, नंदा देवी, पिंकी सरकार, दीपिका उर्फ पायल, शेख रजा खान, सोनी, अंजलि, आरती और एक यज्ञनाथ युवती। सीबीआई ने टोटल 19 केस रजिस्टर किए थे, 17 में चार्जशीट की थी। पायल केस में पंढेर आरोपी था और 6 केस में सह अभियुक्त था। 435 लोगों की गवाही हुई थी, 57 प्रत्यक्ष गवाही के रूप में पेश हुए थे। रिपा हलदार मामले में कोहली व पंढेर को फांसी मिली थी। हाई कोर्ट ने भी पंढेर की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील की थी और अन्य मामलों में कोहली पर ही केस थे। निठारी कांड में 13 पुलिसकर्मी बर्खास्त हुए थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला तो सब बदलता गया और कई लोगों को बर्खास्तगी के बाद बहाली और बाद में नौकरी भी मिल गई थी, जिनकी यहाँ माहिती तो है पर कानून के दायरे में रहते हुए उन नामों का जिक्र करना रहने देते हैं। इतने सालों में आरोपी कोहली का घर परिवार बिखर चुका था। अपने बेटे को बेकसूर बताते बताते बूढ़ी माँ कुंती देवी भी दुनिया से विदा हो जाती है। पति की हरदम ढाल बनकर खड़ी रहने वाली पत्नी शांति देवी भी आखिर में घर छोड़ के चली गई थी। सिर्फ कोहली की राह देखता हुआ जर्जरित हो चुका उसका पैतृक मकान बचा। दोस्तों हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक बात यह है कि जिसको 10 से अधिक मामलों में फांसी की सजा सभी गवाह, सबूत और बयान के जरिए सुनाई गई हो, उसको कैसे बरी किया जा सकता है।
लेकिन यहाँ हमारी प्रणाली ये कहती है कि कानून सबूत मांगता है और 3 कारणों को आगे रखकर वकीलों ने पंढेर और कोली को ये हत्याओं से बरी कराया था, जिनमें पहला कारण है सबूतों को इकट्ठा करने में लापरवाही, दूसरा कारण है अपराधियों के टैप का गायब हो जाना और तीसरा कारण है फॉरेंसिक सबूतों की कमी। लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अभी भी इस मासूम बच्चों के पीड़ितों के लिए खुला है और सीबीआई ने भी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का तय किया है। सीबीआई वकील संजय कुमार यादव यहां पर कहते हैं कि इन्हीं सबूतों पर अदालत ने कोली की सजा पर मुहर लगाई थी, तो हाई कोर्ट का यह फैसला सही में बहुत ही हैरान कर देने वाला है। दोस्तों, आप ही सोचो, अपने आंचल के फूलों को इस बेदर्दनाक हालातों में मौत की आगोश में सोते हुए देखकर उन माँ बाप पर क्या बीती होगी। उन माँ बाप को कानून पर पूरा भरोसा था कि देर आए पर अपराधियों को फांसी का फैसला जरूर आएगा, लेकिन 18 साल बाद आए इस फैसले में पीड़ितों के मावतर के साथ साथ सभी के मुंह पर एक ही सवाल है कि कोली और पंढेल कातिल नहीं है तो कातिल कौन है। दोस्तों, यही सोचने वाले सवाल पर आपको अपनी राय देने को कहकर आपसे विदा लेता हूं और अगली बार ऐसी एक वारदात के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, अस्तु।